वेलकम एवरीवन। इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद आई ट्राई दैट पहले लक्ष्मीकांत को मैक्सिमम कवर कर दूं। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया में हम एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री कवर कर चुके हैं। एंड इससे रिलेटेड ये व्यू आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। एजुकेशन को भी कवर कर चुके हैं, जस्ट लास्ट में रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम आ गई थी तो ये बस एक व्यू रहता था। देखिए, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम प्रोग्रेसिव नहीं था 18th सेंचुरी में, ये हम देख चुके हैं। बट स्टिल, स्पेशली अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड एडिक्वेट था। लेकिन जिस पेस पर वेस्टर्न यूरोप एजुकेशन में प्रोग्रेस कर रहा था उस पेस पर इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी देखिए, जो इंडिया का एवरेज लिटरेसी रेट था मुगल्स के टाइम पर फिर भी हायर था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ जाएंगे उस टाइम पर एवरेज लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा। वैरन हेस्टिंग्स ने भी इंडियंस के रिगार्डिंग क्या लिखा है एजुकेशन के रिगार्डिंग? इन 1813 इंडियंस हैड इन जनरल सुपीरियर इंडोमेंट्स इन रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक देन द कॉमन पीपल ऑफ एनी नेशन इन यूरोप। तो देखिए, वैरन हेस्टिंग्स ने भी ये चीज़ बोली है कि जो इंडियंस थे वो 18th सेंचुरी के इंडियंस रीडिंग में, राइटिंग में एंड अर्थमेटिक में यूरोप के किसी भी नेशन के लोगों से सुपीरियर थे। तो चाहे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम 18th सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोप के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं था, बट स्टिल इंडियंस के लिए अपना जो एजुकेशन सिस्टम था, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, उस टाइम की कंडीशंस के अकॉर्डिंग इंडियंस के लिए एडिक्वेट था। तो यहाँ पर एजुकेशन का पार्ट खत्म होता है। अब हम देखते हैं 18th सेंचुरी इंडिया में सोसाइटल सेटअप कैसा था। 18th सेंचुरी इंडिया का सोशल लाइफ, कल्चर, जैसे एजुकेशन स्टैग्नेटेड थी वैसे ही इंडिया की सोसाइटी भी स्टैग्नेटेड थी। जैसे एजुकेशन सिस्टम पास्ट के ऊपर डिपेंडेंट था, एंशंट लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट था, ऐसे ही जो 18th सेंचुरी इंडिया की सोसाइटी थी वो भी पास्ट कस्टम्स के ऊपर, पास्ट ट्रेडिशंस के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। नाउ क्योंकि लोग सेंचुरीज से इंडिया में रह रहे थे इसलिए कुछ लेवल तक यूनिटी उनमें एग्जिस्ट करती थी 18th सेंचुरी तक। बट फिर भी जो सोसाइटी थी वो ओवरऑल डिवाइडेड थी, रिलीजन के बेसिस पर, ट्राइब्स के बेसिस पर, लैंग्वेज, स्पेशली कास्ट के बेसिस पर सोसाइटी डिवाइडेड थी। एंड अगर हिंदूज एंड मुस्लिम्स की बात करें तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स में ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा इनमें स्ट्रिक्ट डिवीजन था। हिंदूज एंड मुस्लिम्स इनमें यूनिटी भी थी 18th सेंचुरी में, लेकिन ये लोग कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर भी ये लोग डिवाइडेड थे। तो 18th सेंचुरी सोसाइटी कैसी थी इंडिया की कि कुछ लेवल की यूनिटी भी एग्जिस्ट करती थी एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी कास्ट कंसिडरेशन के बेसिस पर डिवाइडेड भी थी। एंड हिंदूज की बात करें तो देखिए, हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलग अलग इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदूज जो थे, इससे रिलेटेड आपने ये दो पॉइंट तो आपने याद ही रखने हैं कि हिंदू जो सोसाइटी थी वो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी। कास्ट हिंदूज का एक सेंट्रल फीचर था 18th सेंचुरी में। हिंदूज में वर्ना सिस्टम तो एग्जिस्ट करता ही था, जैसे 4 वर्ण आश्रम्स होते थे, ब्राह्मण्स, शूद्रास, क्षत्रियाज, वैश्याज, ये 4 वर्ना सिस्टम में आते थे। लेकिन इसके अलावा भी हिंदूज आपस में कास्ट बेसिस पर एंड जाति के बेसिस पर डिवाइडेड थे। एंड ये जो जाति और कास्ट सिस्टम था एक प्लेस से जाकर दूसरी प्लेस तक पूरी तरह से चेंज हो जाता था। एंड लेकिन फिर भी जो कास्ट सिस्टम था कुछ हद तक मोबिलिटी अलाउ करता था। ये कैसे अलाउ करता था? देखिए, जो कास्ट होती थी, कास्ट के बेसिस पर ही जिस कास्ट के लोग होते थे उसी के बेसिस पर ही उनका प्रोफेशन भी फिक्स कर दिया जाता था कि ये आपकी कास्ट है तो ये आपका प्रोफेशन होगा 18th सेंचुरी में। बट मोबिलिटी कैसे होती थी कि अगर कोई हायर पोजीशन अक्वायर कर लेता था लोअर कास्ट के लोग, तो उन लोगों को अलाउ कर दिया जाता था कि वो हायर हायरार्की में आ सकते हैं, हायरार्की के हायर लेवल में ये लोअर कास्ट के लोग भी आ सकते थे 18th सेंचुरी इंडिया में। बट ओवरऑल जो था कास्ट सिस्टम 18th सेंचुरी इंडिया में बहुत ज़्यादा रिजिड था। इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं थी। जो हायर कास्ट थी उनको ब्राह्मण्स मोनोप्लाइज करते थे, ब्राह्मण्स के पास ही सारा सोशल प्रेस्टीज था, सारी प्रिविलेजेस ब्राह्मण्स के पास थी। इनफैक्ट इंटर डाइनिंग भी अलाउ नहीं करा जाता था। ब्राह्मण्स ही होते थे जो कि गवर्नमेंट सर्विस में
हायर पोजीशंस अक्वायर करते थे, उनके पास वो लोग ट्रेड में इन्वॉल्व होते थे। ब्राह्मण्स के पास बहुत सारी जमींदारीज भी होती थी। हिंदूज में जो कास्ट रेगुलेशंस थी या फिर जो कास्ट के रूल्स होते थे उनको पंचायत से एनफोर्स करती थी। पंचायत के अलावा जैसे कास्ट के चीफ हो सकते थे, किसी पर्टिकुलर कास्ट है उसका एक अपना चीफ होगा, वो चीफ उसी कास्ट के रूल्स को अप्लाई करेगा, इन्फोर्स करेगा। इसके अलावा कास्ट काउंसिल्स भी होती थी। एंड देखिए अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स में ओके इससे पहले ना आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि देखिए मैंने बताया कि कास्ट जो था वो कास्ट के बेसिस पर ही प्रोफेशन को भी फिक्स कर दिया जाता था। एंड अगर कोई लोअर कास्ट से लोअर कास्ट के जो लोग थे वो हाई पोजीशन को अक्वायर कर लेते थे तो वो भी हायर लेवल की हायरार्की में आ जाते थे। तो इससे रिलेटेड आपने एग्जाम्पल याद रखनी है होलकर्स की, कि कैसे ये जो होलकर्स थे इन्होंने हायर पोजीशंस अक्वायर करी, हायर ऑफिसर्स अक्वायर करे, तो इन्होंने भी अपने सोशल स्टेटस को होलकर्स भी अपने सोशल स्टेटस को एक हायर लेवल पर ले आए थे। तो ये आप एग्जाम्पल याद रखें। अब देखिए मुस्लिम्स का देखें, हिंदूस के जैसे मुस्लिम्स भी डिवाइडेड थे कास्ट बेसिस पर, ट्राइब्स के बेसिस पर, रीजन बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर। दो तरह के मुस्लिम्स रहते थे, शिया एंड सुन्नी। एंड ये जो मुस्लिम थे ये है रीजन बेसिस। देखिए ये जो मुस्लिम थे ये आपस में भी डिवाइडेड थे। एक तो मुस्लिम कम्युनिटी में आ गया कि हाँ शिया मुस्लिम है एंड सुन्नी मुस्लिम है, ये तो आपस में डिवाइडेड ही थे कास्ट रिलीजन के बेसिस पर। ठीक है, क्योंकि इनकी जो रिलीजन कंसिडरेशंस होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। लेकिन इसके अलावा रीजन बेस पर भी मुस्लिम्स डिवाइडेड थे, जैसे कि ईरान के मुस्लिम्स, अफगानिस्तान के मुस्लिम, तुरानी हिंदुस्तानी मुस्लिम्स, ये भी आपस में डिवाइडेड थे। एंड शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स भी आपस में ये लोग भी डिवाइडेड थे। अब देखिए मुस्लिम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, शरीफ मुस्लिम्स एंड अजलाफ मुस्लिम्स। जैसे हिंदूज में था कि ब्राह्मण जो थे वो हायर कास्ट के थे एंड हायर पोजीशंस को मोनोपलाइज करते थे, ऐसे ही मुस्लिम्स में सेम पोजीशन होती थी शरीफ मुस्लिम्स की। ये नोबल फैमिलीज से आते थे, स्कॉलर्स हो सकते थे, बेसिकली ये हायर कास्ट के लोग थे। हिंदूज के जैसे, ब्राह्मण्स के जैसे शरीफ मुस्लिम्स हायर कास्ट के लोग थे एंड जो इजलाफ मुस्लिम थे लोअर कास्ट के लोग थे। जैसे हिंदूज में शूद्रास की जो डिवीजन होती थी वर्ना सिस्टम में वैसी वाली, तो ये लोअर कास्ट के लोग थे एंड जो शरीफ मुस्लिम थे वो हायर कास्ट के लोग थे। जैसे हिंदूज में ब्राह्मण्स और जितनी भी जो हायर कास्ट थी वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती थी, सेम वे में शरीफ मुस्लिम्स भी अजलाफ मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। नाउ ओवरऑल कास्ट का देखें तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों ही जगह पर रिलीजियस कन्वर्जेंस भी होती थी, बट क्योंकि सेंचुरीज से ये लोग आपस में मिलकर रह रहे थे, कुछ लेवल की यूनिटी भी एग्जिस्ट करती थी, इसलिए अगर कोई कन्वर्ट करता भी था तो उनको अपने रिलीजन के कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना भी अलाउ करा जाता था। जैसे कि अगर किसी हिंदू ने इस्लाम में कन्वर्ट करा तो इस्लाम में आकर भी वो कुछ चीज़ें अपने हिंदू रिलीजन की फॉलो कर सकता था। तो इस लेवल का जो कल्चरल और सोशल लाइफ था इंडिया की 18th सेंचुरी में एग्जिस्ट करता था। बट ओवरऑल जो कास्ट था, कास्ट ही एक मेजर डिविजिव फैक्टर था। मेनली 18th सेंचुरी इंडिया की जो सोसाइटी थी वो कास्ट के बेसिस पर ही डिवाइडेड थी। अब देखते हैं हम कि पोजीशन वुमेन की कैसी थी 18th सेंचुरी इंडिया में। कि हमने पहले देख लिया कि जो इंडिया का सिस्टम था, इंडिया की जो सोसाइटी थी वो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। इट मीन्स मेल लाइन फैमिली को डोमिनेट करती थी, इनहेरिटेंस भी मेल लाइन के थ्रू ही होती थी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आपने याद रखनी है केरला की। केरला को छोड़कर बाकी 18th सेंचुरी इंडिया में पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन केरला में मैट्रिलिनियन सिस्टम चलता था, मतलब यहाँ पर मदर वाली लाइन चलती थी। एंड स्पेशली अमंग अगर नायर्स की बात करें, इस कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर मैट्रिलिनियल सिस्टम था। इसको छोड़कर बाकी सारे इंडिया में 18th सेंचुरी में पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। एंड अगर अदरवाइज वुमेन की बात करें, वुमेन की जो पोजीशन थी वो एज मदर एंड एज वाइफ ही इम्पॉर्टेंट थी, इसी ही रोल में उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। इनफैक्ट अगर वॉर वगैरह भी होती थी तो उस टाइम पर भी वुमेन को मोलेस्ट नहीं करा जाता था। नाउ जो अपर क्लास की वुमेन थी
वो बाहर जाकर काम नहीं करती थी। लेकिन जो लोअर क्लास की वुमेन थी, क्योंकि उनको अपनी फैमिली की इनकम को सप्लीमेंट करना होता था, तो इनकम को इंक्रीज करने के लिए लोअर कास्ट वुमेन फील्ड्स वगैरह में काम करती थी। बट जो अपर क्लास की वुमेन होती थी उनको अलाउ नहीं करा जाता था बाहर जाना। वुमेन्स की ओवरऑल अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं थी, अपनी कोई पहचान नहीं थी, बट स्टिल कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती थी। जैसे कि आपने ये नाम याद रखना है, अहिल्याबाई। 18th सेंचुरी इंडिया में इन्होंने इंदौर को एडमिनिस्टर करा था एंड एफिशिएंटली एडमिनिस्टर करा था। इसके अलावा कुछ मुस्लिम लेडीज भी थी जो कि कुछ मुस्लिम लेडीज भी थी जो कि 18th सेंचुरी इंडिया की पॉलिटिक्स में मेजर रोल प्ले करती थी। तो ये आपने दो फैक्ट्स याद रखने हैं। अदरवाइज ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव कस्टम्स एग्जिस्ट करती थी। जैसे कि अगर हम बंगाल एंड राजपूताना स्टेट्स की बात करें नॉर्दर्न इंडिया की, तो यहाँ पर पर्दा सिस्टम, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, ये सारी सोशल जो एक्सप्लॉयटेटिव कस्टम्स थी ये नॉर्दर्न इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। लेकिन सदर्न इंडिया इन सारी चीज़ों से दूर था। स्पेशली बंगाल एंड राजपूताना एरिया की बात करें तो यहाँ पर डॉरी सिस्टम एग्जिस्ट करता था, सती सिस्टम एग्जिस्ट करता था। एंड एक और फैक्ट आपने याद रखना है कि जो अगर देखें नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो डॉरी, सती, पर्दा सिस्टम, ये सारे इवल कस्टम एग्जिस्ट करती थी। बट जो मराठास थे, मराठास ने सती सिस्टम को अलाउ नहीं करा था। इस फैक्ट को आपने याद रखना है। और आपने याद रखना है अहिल्याबाई का नाम, के चाहे विमेन की जो पोजीशन थी उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं थी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती थी। एग्जाम के लिए एक्सेप्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अहिल्याबाई का नाम, यहाँ पर आपने मराठास को याद रखना है, सदर्न इंडिया को याद रखना है, केरला में आपने नायर्स को भी याद रखना है। मेंस आंसर राइटिंग में आपको इन सारे फैक्ट्स को इंक्लूड करना है। एंड क्योंकि देखिए नॉर्दर्न इंडिया में वुमेन की पोजीशन इतनी ज़्यादा सही नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने एफर्ट्स डाली कि वुमेन की पोजीशन को इम्प्रूव करा जाए। जैसे कि राजा सवाई जयसिंह ऑफ अम्बेर, इनका नाम याद रखना है आपने। मराठा जनरल परशुराम भाव, देखिए मैंने पहले बता दिया कि मराठाज ने सती की कस्टम को अलाउ नहीं करा था। इन्होंने विडो री मैरिज के लिए काम करा, इन दोनों ही लोगों ने, बट ये लोग फेल हो जाते हैं, ये लोग सक्सीड नहीं कर पाते हैं। पर्दा सिस्टम भी जो था ये नॉर्दर्न इंडिया में ही एग्जिस्ट करता था। सदर्न इंडिया में पर्दा सिस्टम की कस्टम नहीं थी, इसको भी आपने याद रखना है। नाउ रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ वुमेन देयर इज अ व्यू इन स्पेक्ट्रम, यहाँ पर मैंने लगाया नहीं हुआ है, प्लीज एक बार उसको आप देख लें। एब डोबियस करके, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, इनका ये एक व्यू है रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। तो उन्होंने क्या कहा है दैट अ हिंदू वुमन कैन गो एनीवेयर अलोन इवन इन द मोस्ट क्राउडेड प्लेसेस एंड शी नीड नेवर फियर द इम्पर्टिनेंट लुक्स एंड जोक्स ऑफ द आइडल लाउंजर्स। तो देखिए उन्होंने बोला है कि चाहे मतलब देखिए हमने क्या देखा कि इंडिया की वुमेन के पास इतनी ज़्यादा इंडिविजुअलिटी नहीं थी, उनकी पोजीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि जो हिंदू वुमेन थी वो कहीं भी जा सकती थी, क्राउडेड प्लेसेस में भी। एंड इम्पर्टिनेंट लुक्स जो होती हैं, आप चेक कर सकते हो इसका मीनिंग, वैसे दैट इज़ जो खराब लुक्स होती हैं लॉन्जर्स वगैरह की, बाहर जो लोग होते हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं थी। तो ओवरऑल जो हिंदू वुमेन थी उनकी पोजीशन बेटर थी। वैसे भी हमने देखा है कि जब वॉर्स वगैरह होती थी, मैंने पहले ही बता दिया, तो वुमेन्स को मोलेस्ट नहीं करा जाता था। तो ये 18th सेंचुरी वुमेन की पोजीशन थी। अब देखते हैं स्लेवरी। कुछ यूरोपियन ट्रैवलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कंट्री में आते थे 17th सेंचुरी में, उन्होंने क्या रिपोर्ट्स दी कि इंडिया में स्लेवरी भी प्रिवेलेंट थी, स्लेवरी भी एग्जिस्ट करती थी। एंड एग्जिस्ट क्यों करती थी? क्योंकि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की वजह से, ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस थी, फेमाइंस की वजह से, अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, पॉवर्टी की वजह से,
इन सारे फैक्टर्स की वजह से लोग अपने ऑफ स्प्रिंग्स को, अपने बच्चों को सेल कर देते थे, बेच देते थे, एंड जनरली हायर कास्ट के लोग ही इनको खरीदते थे, स्लेव्स को बाय करते थे, जैसे कि राजपूत हो गए, खत्रीज, क्यास्थाज, ये लोग वुमेन स्लेव्स को भी रखते थे डोमेस्टिक काम के लिए। लेकिन इंडिया में जो स्लेव्स का स्टेटस था, जो स्लेव्स की पोजीशन थी, वो बेटर थी देन इन यूरोप। यूरोप में इनकी पोजीशन बहुत ख़राब थी। लास्ट वाले चैप्टर्स में जब हमने एक स्लेवरी का सेक्शन देखा था, तो उस टाइम पर भी हम देख चुके हैं कि कैसे अमेरिका, यूरोप, ये सारी कंट्रीज स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व थी एंड स्लेव्स की कंडीशन कितनी बुरी थी। इंडिया में चाहे स्लेव ट्रेड एग्जिस्ट करता था 18th सेंचुरी में, बट इनकी पोजीशन बेकार नहीं थी, खराब नहीं थी इनकी पोजीशन। इनमें आपस में मैरिजेस भी होती थी स्लेव्स में, एंड जो भी इनके ऑफस्प्रिंग होते थे, जो भी इस वेडलॉग से बच्चे होते थे, उनको एज फ्री सिटीजन कंसिडर करा जाता था। लेकिन जैसे ही इंडिया में यूरोपियंस आते हैं, तो इनके आने के बाद देखिए, इनकी अपनी कंट्रीज में तो स्लेव ट्रेड जो था वो एग्जिस्ट करता ही था, एंड एक्सट्रीम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको सही ढंग से ट्रीट नहीं करा जाता था। जैसे ही यूरोपियंस इंडिया में आएंगे, इंडिया में भी ये लोग स्लेव्स को परचेज करना स्टार्ट करेंगे, एंड इंडिया में भी स्लेव्स की पोजीशन खराब होती जाएगी। जैसे कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बंगाल, असम, बिहार, इन सारी मार्केट से स्लेव को बाय करेंगी। फिर उसके बाद ये लोग लेकर जाएंगे यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट में। ये मैंने पहले बता दिया कि हम एक लास्ट के चैप्टर में देख भी चुके हैं कि कैसे जो स्लेव ट्रेड था एग्जिस्ट करता था अमेरिकन मार्केट से यूरोपियन मार्केट तक, इंडोनेशियन आइलैंड तक इनको लेके जाते थे। अबिसिनियन स्लेव्स जो कि इथोपियन अफ्रीकन थे, उनका स्लेव ट्रेड होता था सूरत, मद्रास एंड कैलकटा के पोर्ट्स के ऊपर। तो स्लेवरी इंडिया में भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उनकी पोजीशन ठीक थी। जैसे ही यूरोपियंस आएंगे तो इनकी पोजीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यूरोप की अपनी कंट्रीज़ में भी स्लेव की पोजीशन ऑलरेडी ख़राब थी। नौ देखते हैं आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर में 18th सेंचुरी इंडिया में कैसी डेवलपमेंट्स हुई। कल्चरली 18th सेंचुरी इंडिया यूरोप के जैसे डार्क एज में नहीं था। जो यूरोप है वो कल्चर की फील्ड में, आर्किटेक्चर की फील्ड में डार्क एज से भी निकला है। इंडिया में ऐसी कोई एज नहीं है, बट स्टिल क्योंकि देखिए जो मुगल्स थे इस टाइम पर, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 18th सेंचुरी में कैसे मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा है। क्योंकि अब मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा था, तो जितने भी ये क्रिएटिव लोग थे, जितने भी ये आर्ट की फील्ड में लोग थे, उनको पैट्रोनेज भी नहीं मिल रही थी। इसकी वजह से फिर जितने भी ये टैलेंटेड लोग होंगे, ये स्टेट कोर्ट्स की साइड अपना जो है काम शिफ्ट करेंगे, जैसे कि हैदराबाद की साइड, लखनऊ, जयपुर, पटना, कश्मीर। तो ये स्टेट कोर्ट्स की साइड अपना खुद को शिफ्ट करेंगे। आर्किटेक्चर की फील्ड में देखें तो लखनऊ में असफुद्दौला ने देखिए बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था। इसको आपने याद रखना है। अब ये ना सारे फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, 2-3 बार रिपीट करो, चाहे वीडियो को सुन लो, तो ये फैक्ट्स याद हो जाएंगे। तो असफुद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था 1784 में। तो इंडिया आर्किटेक्चर की फील्ड में डिकेडेंट नहीं था, ग्रो ही कर रहा था। इसके साथ ही इंडिया में सवाई जयसिंह, देखिए इसका हमने पहले भी देखा है ना, राजा सवाई जयसिंह ऑफ अम्बेर, इन्होंने वुमेन की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए काम भी करा। इन्होंने आर्किटेक्चर की फील्ड में भी काम करा। पिंक सिटी ऑफ जयपुर इन्होंने इस्टेब्लिश करी। इसके अलावा इन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई। दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा एंड उज्जैन में। प्लीज़ इनके नाम याद रखें, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इनको क्योंकि एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में भी इंटरेस्ट था, तो इन्होंने लोगों के लिए भी जिज मोहम्मद शाही नाम का इन्होंने एक टाइम टेबल सेटअप करवाया कि लोग भी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में स्टडी करें। एंड सदर्न इंडिया में भी आर्किटेक्चर, आज का भी आप देख सकते हो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा अच्छा है, वहाँ के टेम्पल्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं आर्किटेक्चर में। तो ऐसे यहाँ पर केरला की एग्जाम्पल दी हुई है कि पद्मनाभपुरम पैलेस जो है, इसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था। पद्मनाभपुरम पैलेस, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो, बट इसको ऐसे ही आई थिंक प्रोनाउंस करते हैं। एंड ये पैलेस पेंटिंग के लिए भी फेमस था, मूरल पेंटिंग्स के लिए, जो पेंटिंग्स वॉल्स वगैरह पर करी जाती हैं, तो मूरल पेंटिंग्स के लिए भी फेमस था एंड आर्किटेक्चर के लिए भी ये पैलेस फेमस था। इसके साथ ही देखिए न्यू जो
जो पेंटिंग की फील्ड है इसमें न्यू स्कूल्स भी इमर्ज हो रहे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर राजपुताना एंड कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की बात करी गई है। ये न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग थे। अब देखते हैं लिटरेचर में। तो लिटरेचर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फीचर है 18th सेंचुरी इंडिया का, वो है उर्दू लैंग्वेज की ग्रोथ एंड उर्दू पोएट्री की ग्रोथ। इससे रिलेटेड आपने इन पर्सनालिटीज़ के नाम याद रखने हैं, मीर, सौदा, नाजिर एंड मिर्ज़ा गालिब। ये फेमस उर्दू पोएट्स थे। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मालाबार कोस्ट केरला साइड मलयालम लिटरेचर का ग्रोथ हुआ। यहाँ पर आपने नाम याद रखना है कंचन नाम्बियार का, ये मलयालम पोएट थे। एंड जो मलयालम लिटरेचर था ये ट्रेवनकोर रूलर्स के पैट्रोनेज के अंडर ही ग्रो हुआ। दो रूलर्स का आपने नाम याद रखना है, मार्तंड वर्मा एंड राम वर्मा। इनकी बात हम पहले वाली वीडियोस में भी कर चुके हैं। इनकी पैट्रोनेज के अंडर ही मलयालम लिटरेचर ग्रो हुआ एंड कंचन नाम्बियार मलयालम पोएट थे। इसके साथ ही यहाँ पर कथकली का भी ग्रोथ हुआ। तमिल लिटरेचर में देखिए तो यहाँ पर सितर पोएट्री की ग्रोथ हुई एंड एक पोएट का आपने नाम याद रखना है, तायुम नामवार। इन्होंने देखिए टेम्पल अब्यूज के अगेंस्ट एंड कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट पोएट्री करी, प्रोटेस्ट करे। एंड पंजाब में हीर रांझा फेमस थी 18th सेंचुरी में, जिसको वारिस शाह ने लिखा था। एंड असम में लिटरेचर होम किंग्स के अंडर ग्रो करा। गुजरात की बात करें यहाँ पर दयाराम एक लिरिसिस्ट थे, इनका नाम भी आप याद रखें। सिंधी लिटरेचर में शाह अब्दुल लतीफ ने रिसालो कंपोज करी एंड इसके अलावा दो और पोइट्स हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, सचल एंड सम्मी। ये भी सिंधी लिटरेचर से ही रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद हम लक्ष्मीकांत को ट्राई करेंगे कंप्लीट करने की। जो 18th सेंचुरी इंडिया था इसका आर्किटेक्चर, इसका कल्चर, सोसाइटल सेटअप, एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, ओवरऑल ये चीज़ें बेटर थी देन यूरोपियन के आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल थी। साइंस एंड इकोनॉमिक्स की फील्ड में इंडिया में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी एंड इस टाइम पर वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में यही चीज़ों पर ग्रोथ हो रही थी, रेवोल्यूशन आ रही थी। इंडिया में देखिए अर्ली एजेस में इंडियन जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने नेचुरल साइंस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा, मैथमेटिक्स की फील्ड में, अर्थमेटिक में कंट्रीब्यूट करा था। बट जैसे ही 18th सेंचुरी का टाइम आता है, जैसे ही आगे सेंचुरीज बढ़ती जाती हैं, तो इस टाइम तक आते आते लोग सुपरस्टिशियस होते जाते हैं, ट्रेडिशन के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं एंड साइंस एंड इकोनॉमिक्स की फील्ड में ये लोग ध्यान नहीं देंगे। तो यही इंडिया की प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पर आपने एक नाम याद रखना है, टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान मुगल्स के कन्वेंशनल सिस्टम से हटकर, कन्वेंशनल सोसाइटल सिस्टम से हटकर कुछ चीज़ें डिफरेंट करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर इस चैनल पर मैं सारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को कवर करूँगी। सो थैंक यू।